ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अप्रैल मई जून 2025 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। थोड़ा सा विलंब से दे रहा हूं क्योंकि शनिदेव के गोचर पर वीडियो बननी थी और बहुत विस्तृत बनी हो, तो थोड़ा सा विलंबित आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि अनिवार्य है देना। ये त्रैमासिक राशिफल का जो वीडियो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, साप्ताहिक राशिफल जिसमें मैं चंद्रमा के गोचर और उनके बाकी ग्रहों की स्थिति पर या उनसे संबंध पर बात करता हूं, और यथासंभव ग्रहों के बाकी जो गोचर बड़े ग्रहों के होते हैं, बाकी ग्रहों के होते हैं, उस पर भी वीडियोज आती ही रहती है। पर त्रैमासिक राशिफल बहुत विशेष है, क्योंकि जो व्यक्ति ये समझता है कि ज्योतिष एक मार्गदर्शन के लिए एक विद्या है, जो ये जानना चाहता है कि आने वाले 3 महीनों में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, किस प्रकार से ग्रहों की ऊर्जा को समझे और उसको अपने जीवन में उतारे, उन लोगों के लिए ये त्रैमासिक राशिफल बहुत विशेष होता है। क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है संभावितः, उसको जानने के लिए, केयरफुल रहने के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए ये त्रैमासिक राशिफल बहुत विशेष होता है। और यकीन मानिए, जो 3 महीने का कालखंड है अप्रैल से लेकर जून तक का, इसमें बहुत कुछ अलग अलग, बहुत कुछ बड़ा बड़ा होगा। जहां अप्रैल की बात करें, मंगल अपनी उसी राशि में आ गए थे जिसमें वो करीबन अक्टूबर में आए थे 2024 में, लेकिन उसके बाद वो वक्री हुए, पतित हुए, तो वापस वो उसी राशि में आ जाएंगे, यानी कि कर्क में। अप्रैल में शुक्र बुध मार्गी हो जाएंगे। धीरे धीरे करके जो ये ग्रहों का जमावड़ा है वो थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू करेगा। सूर्य आगे आ जाएंगे। मई की बात करें, उसमें तो बहुत कुछ हो रहा है। गुरु का राशि परिवर्तन, राहु केतु का राशि परिवर्तन, और जब हम जून तक आएंगे तो मंगल का केतु के साथ एक युति होगी जिसको अंगारक दोष कहते हैं, और भी बाकी कुछ ग्रहों का प्रभाव आएगा। बृहस्पति और सूर्य का मिलन होगा, जून के महीने में एक साथ बैठेंगे। इस बीच में कई बार बुध आदित्य योग भी बनेगा। शुक्र का गोचर होगा जून के महीने में, या फिर कहीं 31 मई को, तो जून में ही उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इस 3 महीने के कालखंड में बहुत कुछ हो रहा है, और राहु केतु बृहस्पति का गोचर बहुत इम्पैक्ट डालेगा। तो इन सब चीज़ों की हम विवेचना करने का प्रयत्न करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मैं हमेशा कहता हूं कि साढ़े साथी ढैया आदि को छोड़कर सारी वीडियो आप अगर लग्न राशि से ही देखते हैं तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण त्रैमासिक राशिफल का अप्रैल के महीने के साथ। शुरू करते हैं अप्रैल के महीने के साथ। अप्रैल का महीना या कहिए इस महीने का जो सबसे पहला बदलाव होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मंगल का होगा, और मंगल आपके लग्नेश हैं, तो उनकी महत्वता और बढ़ जाती है। मंगल 3 अप्रैल को कर्क में आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, लेकिन फिर भी जो पहले की उनकी अवस्था रही है, यानी कि दिसंबर में वो वक्री हो गए थे, उसके बाद पतित हो गए थे, गिर गए थे मिथुन में, अब वापस आ रहे हैं, तो वहाँ से काफ़ी अच्छा प्रभाव रहेगा। मेष वाले जो जातक हैं उन्होंने देखा होगा कि अक्टूबर 2024 के बाद से जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल मचा होगा। सेहत को लेकर कह लीजिए, मानसिक सेहत को लेकर कह लीजिए, पारिवारिक जीवन को लेकर कह लीजिए, प्रोफेशन को लेकर कह लीजिए, काफ़ी उथल पुथल, काफ़ी अनिश्चितता कई लोगों ने अनुभव करी होगी। अब वो चीज़ें धीरे धीरे कर ठीक होगी। नीच का ग्रह मैं कभी नहीं कहता बुरा होता है, उसके कुछ इम्प्लीकेशंस होते हैं, उसकी भी हम बात करूंगा, लेकिन मूलतः आपके लग्नेश अपने उसी भाव में पहुंच गए जहां पे उनको होना चाहिए था, या फिर मूलतः एक नॉर्मल गति में चलते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये मेष वालों के लिए एक अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा, मेष वालों के लिए एक अच्छा इम्पैक्ट लेकर आएगा। सबसे पहले तो लग्नेश का चौथे घर में आना राजयोग बनाता है, तो ये अच्छा है। और मंगल का चौथे घर में आना प्रॉपर्टी आदि खरीदने का योग भी बना देता है, कंस्ट्रक्शन कराने का योग बनाता है। और क्योंकि अष्टमेश है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ, या फिर अपनी किसी पैतृक संपत्ति या पैतृक कोई आपका स्थान है वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन आदि कराना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। मंगल यहाँ पे बहुत सारे ग्रहों से त्रिकोण में है। मैं हमेशा कहता हूं कि त्रिकोण जो संबंध होता है ग्रहों का, वो बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि एक ही तत्व की राशियां होती है। अब देखिए, जल तत्व और जल तत्व,
तो ये दिखाता है कि इमोशंस में चेंज आएगा, बहुत ज़्यादा आप मेंटली एक्टिव हो जाएंगे, और एक सकारात्मकता। ग्रह जब पतित था, वक्री था, तो व्यक्ति अपने आप को संकोचित कर लेता है, अपने आप को बांध लेता है, लेकिन एक ग्रह जब वापस अपनी ठीक अवस्था में आता है और त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी, आपकी क्षमता, शारीरिक या मानसिक, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, आपकी आगे बढ़ने की क्षमता, सब कुछ बढ़ने वाली है। तो ये बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। लेकिन मंगल अष्टमेश भी हैं, इसी कारण से आपको घर में थोड़ा सा संभल कर रहना है। घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, किसी की तबीयत खराब हो सकती है। एक चीज़ जो थोड़ी कष्टकारी ज़्यादा रहेगी कि चौथे घर के मंगल आपके लिए एक्सीडेंट के योग बना देते हैं। तो अगर कुंडली में मारक दशा आदि चल रही है तो एक्सीडेंट आदि हो सकते हैं, थोड़ा सा बच के रहे। लग्नेश का नीच का होना भी दिखाता है कि चोट आदि लगना या इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। तो इस संदर्भ में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मंगल की एक दृष्टि सप्तम पर रहेगी। लग्नेश है तो विवाह के योग बना देते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। मंगल अपने उच्च की राशि को यानी कि 10वें घर को देखेंगे, यानी कि करियर में आगे बढ़ने का मौका, और मंगल लाभ स्थान को भी देखेंगे। अष्टम के स्वामी लाभ स्थान को देख रहे हैं। अप्रैल के महीने में अचानक से धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, तो मंगल का प्रभाव तो आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। इसके बाद बुध का गोचर होगा, गोचर नहीं होगा, बुध मार्गी हो जाएंगे। वक्री हो गए थे, अब मार्गी हो जाएंगे, तो ये अच्छा है क्योंकि बुध अंडरस्टैंडिंग के, कम्युनिकेशन के कारक हैं। एक तो इतने सारे ग्रहों के साथ थे और नीच के भी थे, तो कई लोगों को मार्च के एंड में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, इन सब प्रकार की चीज़ें फेस करनी पड़ी होंगी, लेकिन या मार्च के महीने में ही वो प्रभाव दिख गया होगा। लेकिन अब जब बुध मार्गी होंगे तो आप देखेंगे एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। वैसे भी तीसरे घर के स्वामी हैं और छठे घर के स्वामी हैं। दो उपचय भावों के स्वामी जब मार्गी होंगे तो प्रबलता बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी, कम्युनिकेशन बेटर होगा, अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, चीज़ों को एनालाइज करने की क्षमता अच्छी होगी। छठे घर के स्वामी 12वें घर में इतने सारे ग्रहों के साथ, कोई लीगल केस आदि चल रहा था उसको सॉल्व करने का, कॉम्प्रोमाइज़ करने का मौका भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से बन जाता है। बस ध्यान ये दीजिएगा, अपने भाई बहनों से थोड़ा सा आराम से बात कीजिएगा, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से आराम से बात कीजिएगा, क्योंकि कई लोगों से संबंध यहाँ पर आपके अचानक से बिगड़ सकते हैं। इसके बाद अगला जो बदलाव होगा वो शुक्र का होगा। शुक्र मार्गी हो जाएंगे, ये भी वक्री थे, यहाँ पे शुक्र बैठे हुए हैं, तो ये भी अच्छा रहेगा क्योंकि एक तो इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा था, ऊपर से वक्री हो गए थे। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम मार्च में आई होगी, उससे पहले ही शुरू हो गया होगा। धन कहीं अटक गया होगा, पैसा फंस गया होगा, बिजनेस में थोड़ा सा रुकावटें आ गई होंगी, मैरिड लाइफ में कई लोगों के तो डाइवोर्स तक बात पहुंच गई होगी। तो अगर उस चीज़ को थोड़ा ठीक करना है तो अप्रैल के महीने में धीरे धीरे करके उन चीज़ों को ठीक करने का आपको मौका मिलेगा। विदेश संबंधित काम अगर अटक रहा था तो उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि दूसरे घर के स्वामी 12वें घर में बैठे हैं, उच्च के हैं और अब मार्गी हो गए, तो इन सब चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। और शुक्र 12वें घर में वैसे ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन वो क्योंकि वक्री हो गए थे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम, कुछ बाधाएं आपने देखी होंगी, लेकिन अब जैसे मैंने कहा ना, उन सब चीज़ों से निकलने का आपको अवसर मिलेगा। तो आप देखेंगे कि ये जो इतने सारे ग्रहों का प्रभाव था, एक साथ बैठे थे, उसमें से 2 ग्रह वक्री थे, धीरे धीरे करके ये चीज़ें थोड़ा सा ठीक होना शुरू हो जाएंगी, चीज़ें थोड़ा सा बेटर होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद होगा सूर्य का गोचर। 14 अप्रैल को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य आपके लग्न में आकर विराजमान हो जाएंगे और उच्च अवस्था के हो जाएंगे। बहुत अच्छा है। एक तो सूर्य लग्न में, लग्न के सूर्य अच्छे ही माने जाते हैं, प्रतापी, प्रभावी, एक प्रकार से धार्मिक, इन सब चीज़ों के कारक सूर्य बनते हैं जब लग्न में आते हैं। तो दूसरा यहाँ पे उच्च के हो गए। उच्च का सूर्य वो भी सप्तम को देखेगा, यानी कि पद प्राप्ति, प्रमोशन, 10वें से 10वां भाव, प्रमोशन, और वो लक्ष्मी स्थान के स्वामी है। लक्ष्मी स्थान का स्वामी लग्न में, लग्न जो है वो स्पेशल भाव है, ये केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, इसलिए लक्ष्मी स्थान भी है, विष्णु स्थान भी है। तो पहला तो त्रिकोणेश का लग्न में आना ही राजयोग बनता है, और उनका उच्च का हो जाना यानी कि कुछ बहुत बड़े स्तर पर आपको अच्छा प्राप्त होगा। जैसे मैंने कहा, पद प्राप्ति, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, गुडविल बढ़ना, सरकार से लाभ, सरकारी जॉब अगर आप ढूंढ रहे थे तो बहुत अच्छा योग है। और लग्न में सूर्य का उच्च का होना यानी कि एक आपका नाम बनना। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिसमें लोगों से डीलिंग्स है, पॉलिटिक्स में है, सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, लोगों से जुड़े हैं, सोशल मीडिया में है, तो उन लोगों के लिए तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को उनको मिलेगा। दूसरा, कोई भी ग्रह अगर गुरु से 12वें में होता है तो गुरु उसको प्रोटेक्ट करते हैं, लाभ देते हैं। कि ज्योतिष के कई नियम हैं। शुक्र से दूसरे घर में, शुक्र अपने से दूसरे घर को
प्रभावित करता है, अच्छा रिजल्ट देता है। इसलिए कहा जाता है कि 12वें घर के शुक्र इसलिए भी अच्छे माने जाते हैं क्योंकि 12वें घर में बैठे शुक्र लग्न को प्रोटेक्ट करते हैं और गुरु अपने से 12वें घर को प्रोटेक्शन देते हैं, या फिर एक प्रकार से उसमें कोई ग्रह बैठा है तो उसको और अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे लग्न और सूर्य दोनों पर ही गुरु का एक प्रोटेक्शन रहेगा और गुरु जो है वो भाग्येश भी है, तो बहुत अच्छा समय है, भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा। लेकिन सूर्य का सप्तम पर प्रभाव कहीं ना कहीं, क्योंकि सूर्य विच्छेदीकरण करने वाले ग्रह हैं, सेपरेटर ग्रह हैं, मैरिड लाइफ पे इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आपको झेलने को मिल सकती है। ओवरऑल ये महीना रिडेम्पशन का होगा क्योंकि इतने सारे ग्रहों का जो प्रभाव आपने देखा, मार्च के महीने में उथल पुथल मची होगी, धीरे धीरे करके अब जिंदगी एकदम सामान्यता की तरफ, या फिर सामान्यता तो अलग बात है, उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं जीवन में, लेकिन वो जो इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा था ना, धीरे धीरे करके जीवन उनसे आगे निकलने का प्रयास करेगा और ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़, बहुत शुभतापूर्ण चीज़ आपके लिए दिख रही है। तो ये महीना अच्छा है। बाकी ग्रहों पर भी प्रभाव एक देखें तो गुरु दूसरे घर में है, अभी करीबन कुछ दिन के लिए और रहेंगे, तो जाते जाते धन लाभ दे सकते हैं। केतु छठे घर में है, ये भी कुछ दिनों के लिए और है, वो आपके छठे घर को छोड़ के पंचम में आने के लिए तत्पर होंगे। कोई लीगल केस सुलझाना है, अभी भी केतु के 1 महीने का 1.5 महीने का साथ है, तो उसको सुलझा सकते हैं। तो ओवरऑल ये महीना जैसे मैंने कहा बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, मैंने इंजरी आदि की बात करी, एक्सीडेंट की बात करी, ध्यान दीजिएगा। चौथे घर के मंगल, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है उनको भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, अगर ऑलरेडी है तो दिक्कत रहेगी। और जिनको हड्डियों के रोग, नेत्र विकार और प्रोस्टेट या यूट्रस की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट पुरुषों में, महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम, उनकी दिक्कत थोड़ी बढ़ सकती है। और इस महीने इनडाइजेशन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे। तो ओवरऑल महीना धीरे धीरे करके आपको थोड़ा सकारात्मकता की तरफ ही लेकर जाएगा। अब चलते हैं मई के महीने की तरफ। मई का महीना तो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि इसमें 3 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है, गुरु, राहु और केतु। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रभाव इस महीने में होगा या बदलेगा, जो सबसे पहला ग्रह, वो हो गए बुध महाराज। बुध अपनी नीच की राशि को छोड़कर अपने आपके पहले भाव में यानी कि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। ये होगा 7 मई को, 7 मई 2025। अच्छा ही है, बुध का लग्न में आना अच्छा ही माना जाता है। वो तीसरे घर के स्वामी है, तीसरे घर के स्वामी का लग्न में आना यानी कि व्यक्ति की जो शारीरिक क्षमता है वो भी साथ देती है। और बुध तो बुद्धि के कारक हैं, वो नीच की अवस्था से निकल गए तो बौद्धिक क्षमता भी अच्छी रहेगी, क्लैरिटी रहेगी। छठे घर के स्वामी का लेकिन लग्न में आना मिश्रित प्रभाव देता है। ये कोई कोर्ट केस चल रहा है या कुछ फंसा हुआ है कार्य, उनको पूरा करने में मदद करेंगे। दोनों ही उपचय भाव के स्वामी और बुद्धि के कारक है, तो बुद्धिमत्ता के जरिए अपने जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन क्योंकि छठे घर का स्वामी लग्न में है तो ये रोग की ओर इशारा करता है कि थोड़ी सेहत आपकी बिगड़ सकती है। आपको जैसे पेट के रोग हो गए, एसिडिटी हो गई, स्किन डिसऑर्डर्स हो गए, नसों के रोग हो गए, इस प्रकार की चीज़ें तंग कर सकती है। किसी को ऑलरेडी कोई मानसिक विकार है, उस प्रकार की चीज़ें हैं, उनकी दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। और स्लीप डिसऑर्डर्स भी थोड़े से इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन सूर्य बुध साथ में है और बुध आदित्य योग बन गया और लग्न में बुध आदित्य योग बन गया, जिसमें से सूर्य उच्च के हैं। तो ये बता रहा है कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि लग्न में सूर्य बुध आदित्य का योग का बनना और उन दोनों का सप्तम को देखना फिर से प्रमोशन की ओर इशारा करता है। और बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे। और ये बुध आदित्य का योग का बनना और सप्तम को देखना यानी कि बिजनेस में भी आपको आइडियाज आएंगे और बिजनेस में भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन फिर से मैरिड लाइफ में मैंने कहा था कि सूर्य विच्छेदीकरण करने वाले ग्रह हैं और सबसे खतरनाक अगर ग्रह कोई मैरिड लाइफ में जब हम सेपरेशन या डाइवोर्स की बात करते हैं तो बुध का गोचर होता है, क्योंकि वो 2 हफ्ते का टाइम या 3 हफ्ते का टाइम या जब भी उनका प्रभाव आता है ना, जहाँ पे व्यक्ति डिसीजन लेता है कि भाई अब और नहीं, अब सेपरेशन ही करना है, वो बुध के प्रभाव के कारण होता है। क्योंकि बुध ही अदालत है, अदालती कार्रवाइयाँ हैं, एडवोकेट्स है। और यहाँ पे बुध आपके सप्तम से 12वें के स्वामी भी है। मैं हमेशा बताता हूँ छठा भाव डाइवोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है या बहुत खतरनाक होता है। इंपॉर्टेंट क्या, तो यहाँ पे जब बुध का प्रभाव भी आ गया, तो जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कतें चल रही थी उनके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। कई लोग अचानक से डाइवोर्स की तरफ जाने का विचार कर सकते हैं। और ये आपके पति या पत्नी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि बुध का प्रभाव सप्तम पर, जो सप्तम से 12वें के स्वामी है, ये थोड़ा सा नेगेटिव इंडिकेशन देता है। पर बाकी चीज़ों के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए, बौद्धिक क्षमता के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए बुध आदित्य योग आपका
बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 उपचय भाव के स्वामी और पंचम ये लग्न में है, तो ये उपचय भाव सामर्थ्य, डिटर्मिनेशन, संकल्प शक्ति, पंचम भाव बुद्धिमता, बुद्धिमता, सूर्य उच्च के, यानी कि कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो यकीन मानिए बहुत अच्छा, इवन कॉम्पिटिशन्स के लिए, इंटरव्यूज के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट इसका रहने वाला है। मैरिड लाइफ में थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा। इसके बाद गुरु का गोचर बहुत विशाल है, उस पर मैं अवश्य वीडियो बनाऊंगा। अगला जो क्रम होगा वो देवगुरु बृहस्पति की ही वीडियोस होंगी। तो देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे आपके तीसरे घर में यानी कि मिथुन में, और ये होगा 14 मई को। अब ऑब्वियसली गुरु का जो गोचर है बहुत विशाल होता है। ये जो 4 बड़े ग्रह हैं राहु केतु बृहस्पति शनि, इनके अधीन ही बहुत चीज़ें होती हैं। तो अभी गुरु का हो रहा है, 4 दिन बाद राहु केतु का भी होगा। गुरु बुद्ध की राशि में है और बुद्ध बुद्धिमता है और गुरु नॉलेज है। ये बहुत ज्ञानवर्धन करने वाला एक गोचर होगा। और बुद्ध गुरु जो है वो आपके भाग्य स्थान के स्वामी है और उनका पराक्रम भाव में आना बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तीसरे घर के गुरु भी अच्छा ही रिजल्ट देते हैं, कोई बहुत बुरे नहीं माने जाते। 12वें घर के स्वामी है तीसरे घर में, यानी कि विदेश की यात्रा, विदेश संबंधित चीज़ों में आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो गुरु का गोचर बहुत विशाल होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट, एक सकारात्मक रिजल्ट आपको देगा। मैंने कहा ना ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये मान के चलिए गुरु के गोचर से आपके जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव आने वाला है। उपचय भाव में बैठे हैं, जीवन की गति को आगे लेके जाएंगे। गुरु को जीव कारक कहा जाता है, तो जीव कारक का तीसरे घर में आना यानी कि संकल्प शक्ति, सामर्थ्य शक्ति, स्किल्स, नॉलेज, आगे बढ़ने की क्षमता, भाग्य, सब में वृद्धि आपकी होने वाली है। तो ये गुरु का गोचर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देके जाएगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो गुरु और शनि केंद्र में आ जाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कहाँ पे बैठते हैं, किस भाव, किनका संपर्क क्या होता है। शनि जहाँ काल है, गुरु भाग्य है, तो समय और भाग्य, हार्डवर्क और भाग्य, इनका कनेक्शन क्या हो रहा है, तो केंद्र में है और तीसरे और 12वें में है। 12वां भाव अंत है, तो तीसरा भाव एक कुछ नया स्टार्ट करने की हिम्मत है। तो आपके अंदर हिम्मत रहेगी कि कुछ अच्छा करें, कुछ नया करें, कुछ बड़ा करें, कुछ संपन्नता पूर्ण करें, और विदेश संबंधित कार्यों में बहुत सफलता मिलेगी। और यहाँ से दोनों मिलकर आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, तो ये बहुत इसको डबल एक्टिवेशन कहते हैं। शनि और गुरु का जो प्रभाव है इसको डबल एक्टिवेशन कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स। तो भाग्य स्थान पर शनि और गुरु का प्रभाव यानी कि भाग्य की भरपूर वृद्धि होने वाली है। तो ये गोचर जो गुरु का है, जैसे मैंने कहा इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा ही, लेकिन बहुत लाभ देगा। गुरु की एक दृष्टि 11वें घर पर है जो उनकी 9वीं दृष्टि होगी, यानी कि लाभ ही लाभ होगा, लाभ बढ़ने वाला है, ग्रोथ का टाइम है, एक्सपेंशन का टाइम है। एक उनकी दृष्टि सप्तम पर होगी, यानी कि विवाह का योग बन जाता है, बिजनेस में बहुत लाभ मिलेगा। और एक उनकी दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी और खुद उनकी अपनी राशि को देखेंगे। और ये गुरु अतिचारी भी होंगे, इनकी स्पीड बहुत तेज होगी, क्योंकि केवल और केवल यहाँ पर कुछ महीनों के लिए रुकेंगे। 12 महीने के लिए आते हैं गुरु एक राशि में, लेकिन मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, करीबन 5.5 महीने में उनका गोचर फिर से होके वो उच्च के हो जाएंगे अक्टूबर में 4थे घर में। तो यहाँ पे गुरु अतिचारी हैं, बहुत तेज बदलाव, बहुत अच्छे बदलाव आपके जीवन में अवश्य गुरु देने वाले हैं। ये जो गुरु का गोचर है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देकर जाएगा। आप खुद देखेंगे आपके अंदर कुछ नया करने की क्षमता, कुछ भीड़ से हटकर करने की क्षमता, अनकन्वेंशनल करने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। इसके बाद 15 मई को एक और गोचर होगा, वो होगा सूर्य का, और सूर्य फिर से आपके धन स्थान में आकर बैठ जाएंगे। फिर से मतलब कि गुरु से फिर से 12वें घर में आगे वो बताने का मैं प्रयास कर रहा था। एक फिर से आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी है वो, तो ये बहुत उच्च कोटि का धन योग बनता है। तो धन के हिसाब से तो मई का महीना बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि गुरु अपने से 12वें घर में बैठे ग्रह और 12वें घर को सुधारते हैं, संवारते हैं, बचाते हैं। तो धन स्थान एक्टिवेट हो गया, बच गया, गुरु की कृपा आ गई। और सूर्य का वहां पे आना यानी कि उच्च कोटि का धन योग स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स की जॉब लग सकती है, अपनी बुद्धिमता से धन अर्जित करेंगे। यहाँ से बैठकर सूर्य अष्टम को देखेंगे, तो लक्ष्मी स्थान, धन स्थान, अष्टम स्थान 2, 5, 8, और इसके साथ ही शनि का गोचर, शनि का दृष्टि का प्रभाव 2, 5, 8, 11। जो मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि इन भावों को क्या कहते हैं। इनको कहते हैं पनफरा स्थान, यानी कि जो भाव क्या मिलकर अगर इनका कुछ कॉम्बिनेशन बन जाता है तो बड़ा धन आता है। तो यहाँ पे बहुत बड़े धन की आपको
एक प्राप्ति हो सकती है। ये बहुत अच्छा योग आपके लिए बन रहा है। शनि की हमने बात करी है कि शनि का प्रभाव सूर्य पर है। अब शनि सूर्य की युति मिश्रित रिजल्ट देती है। पिता पुत्र संबंध बिगड़ सकते हैं, बॉसेस से प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन क्योंकि शनि का प्रभाव दूसरे घर पर है और सूर्य यहाँ पे आ गए, सबसे ज़्यादा ध्यान आपको अपने कुटुंब में संबंध पर देना है, अपनी वाणी पर कंट्रोल करना। और वाणी की कटुता, वाणी बहुत कटु हो जाएगी क्योंकि सूर्य तीक्ष्ण करते हैं तो शनि कटु करते हैं, तो व्यंग्यात्मक आपकी बातें बहुत चुभेंगी लोगों को। और ऑब्वियसली अगर आप ऐसी बातें बोलते रहेंगे, एक दो बार सुन लेगा व्यक्ति, अब वो भी डिपेंड करता है कौन है, अपने को बोलते हैं सुन लेगा एक बार, दो बार, 5 बार, फिर वो भी रिटेलिएट करेगा। तो जितना हो सकता है अपनी वाणी पर नियंत्रण करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये सूर्य का प्रभाव भी आपके लिए ठीक ठाक सही है। इसके बाद जो गोचर होगा वो राहु और केतु का होगा। ऑब्वियसली जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि बड़े ग्रहों के गोचर पर वीडियोस आएगी ही, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है तो उसमें समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। लेकिन राहु का गोचर 18 मई को हो रहा है, वो आपके 11वें घर में आ रहे हैं, और केतु का गोचर हो रहा है 18 मई को ही, वो आपके 5वें घर में आ रहे हैं। उल्टे चलते हैं, इसलिए वो इस प्रकार से पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो राहु की अगर बात करें तो बहुत अच्छा है, 11वें घर में राहु, इससे अच्छा तो आपको मिल ही नहीं सकता। यकीन मानिए मेष के लिए तो आने वाले टाइम में धन के योग इतने बन रहे हैं, लाभ के योग इतने बन रहे हैं कि कोई गुंजाइश ही नहीं है पीछे जाने की। बहुत अच्छा, 11वें घर के राहु गुप्त धन, 11वें घर के राहु एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, 11वें घर के राहु भाग्य में लाभ में वृद्धि, बहुत अच्छा प्रभाव होता है राहु का 11वें घर में। विदेश से पैसा, राहु विदेश है, 11वां घर लाभ है, विदेश से लाभ बहुत शुभ है। और देखिए गुरु और राहु की परस्पर दृष्टि, तो ये काम त्रिकोण भाव है, इच्छाओं की पूर्ति, बहुत अच्छा ये योग बन रहा है। जीवन में वृद्धि अगर करनी है, इससे अच्छा योग आपका बन ही नहीं सकता। तो गुरु राहु का प्रभाव और ये दोनों मिलकर सप्तम भाव को देखेंगे, तो ये काम त्रिकोण पर गुरु राहु का इम्पैक्ट, आप यकीन मानिए आपकी इतनी इच्छाएं पूरी होंगी ना कि आपने खुद नहीं सोचा होगा। घर में पैसा आएगा, घर में उन्नति होगी, विवाह का योग बहुत अच्छा बन जाता है। ये जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था ना, बहुत टाइम से भी अगर नहीं हो पा रहा था आपका विवाह, तो यहाँ पे राहु और गुरु की जो दृष्टि है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देके जाने वाली है, तो इसका लाभ उठाइएगा। बहुत बहुत शुभतापूर्ण ये ग्रोथ का टाइम है। ये राहु गुरु का त्रिकोण संबंध, वो भी आपके काम त्रिकोण पे संबंध, मतलब कि आप आगे ही आगे बढ़ेंगे, कोई अब रोकने वाला आपको नहीं होगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो केतु का प्रभाव भी आ रहा है, तो केतु पंचम में आ गए, ये लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा। कई लोगों के लव लाइफ में ब्रेकअप्स होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, पर स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। कुछ चेंज लाना है स्टूडेंट्स को, कुछ अच्छा समझना है, अपने स्टडीज़ के बारे में रिसर्च करना है, तो बहुत अच्छा है। इसके साथ ही केतु पंचम में आते तो मंत्र साधना, धर्म आदि के प्रति व्यक्ति की चेष्टा बढ़ती है, व्यक्ति की इच्छा जागृत होती है। और पंचम के केतु व्यक्ति को लक्ष्मी प्राप्ति में भी कुछ बदलाव करके मदद करते। केतु अगर आगे, राहु अगर आगे, बदलाव करना पड़ेगा, वो आपको अपने इनकम के सोर्सेस में बढ़ोतरी करेंगे, कुछ नया करने पे मजबूर करेंगे, यहाँ पे आपको आइडियाज देंगे। पर लव लाइफ पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट, जैसे मैंने कहा, रह सकता है। अब ध्यान क्या देना है, केतु लग्न को भी देखेंगे तो सेहत पर भी ध्यान दीजिएगा। और केतु और गुरु का प्रभाव होगा आपके नवम भाव पर, थोड़ा मिटा देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, तो केतु की पंचम दृष्टि और गुरु की सप्तम दृष्टि है नवम भाव पर। ये बहुत धार्मिक बनाने वाला है, बहुत आध्यात्मिक बनाने वाला है, साधनाओं का टाइम है, मंत्र साधना का टाइम है, गुरु प्राप्ति का टाइम है, और धार्मिक जगहों पर दर्शन का टाइम है। ये भी एक प्रकार से आपको अच्छा ही रिजल्ट देने वाले हैं। मंगल की दृष्टि राहु पर पड़ी रहेगी, ये अच्छा है क्योंकि मंगल लग्नेश है और 11वें घर में राहु। जो लोग अपने इनकम में बदलाव कुछ लाना चाहते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस में कुछ नया ऐड ऑन करना है, जॉब चेंज करना है, बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन मंगल और राहु ये डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव दोनों ही होता है, तो गुस्सा बहुत रहेगा और यहाँ पे लालच बहुत बढ़ेगा। तो लालच से बच के रहना है, क्योंकि यहाँ पे ना अपना बना बनाया खेल, बना बनाया काम आप अपने लालच के कारण खराब कर सकते हैं, तो इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जैसा मैंने कहा, मैं राहु केतु पे अवश्य एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और मेरा ये भी प्रयास रहेगा जब सब ग्रहों का गोचर हो जाए तो इनका सम्मिलित प्रभाव क्या रहेगा उस पर भी वीडियो बनाने का मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा। 23 मई को एक और गोचर होगा, वो होगा बुध का, और बुध आपके दूसरे घर में आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि वृषभ में। और यहाँ पे फिर से सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन गया। बुध क्योंकि अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं और उनका अर्थ त्रिकोण में आना
करियर के लिए अच्छा दृष्टिकोण दिखाता है, करियर में प्रोडक्टिव रहेंगे। और फिर से छठे घर के स्वामी और सूर्य के साथ कोई लीगल केस, कोर्ट केस, लिखा पढ़ी के कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, सरकारी कार्य अटक रहे थे, उनको पूर्ण करने के लिए अच्छा योग बन जाता है। फिर से गुरु से 12वें में तो प्रोटेक्शन मिलेगी। तो यहाँ पे 2 उपचय भावों के स्वामी बुध और लक्ष्मी स्थान के स्वामी और धन, तो अपने अर्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यानी कि अपने धन को, अपने करियर, बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छा है। सप्तम से अष्टम में होंगे तो बिजनेस में अगर कोई लीगल केस अटक रहा था, कोई लिखा पढ़ी, कोई टैक्स इशू आ रहा था, उसको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा ये टाइम बन जाता है। ओवरऑल बहुत शुभतापूर्ण है ये, इसका लाभ उठाइएगा। इसके बाद जो गोचर होगा वो होगा शुक्र का 31 मई को, लेकिन क्योंकि वो जून से ही ज़्यादा इम्पैक्ट दिखेगा तो उसको मैं जून में ही सम्मिलित करूंगा। तो ये महीना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है, बहुत अच्छा लिख रहा है, इसका लाभ उठाएगा। जो मैंने सेहत वाइज शुरू में बुध की बात करी थी उसका ध्यान दीजिए, कार्डियक वाली प्रॉब्लम अभी भी रहेगी, और इस महीने से पेट की प्रॉब्लम, स्पेशली केतु के गोचर के बाद से बहुत भयंकर रहने वाली है। पेट के रोग बहुत भयंकर यहाँ आपको तंग करने वाले हैं। अब चलते हैं जून के महीने की तरफ। जून के महीने में क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। 31 मई को एक गोचर हुआ था, जैसे मैंने कहा था शुक्र का, तो उसका प्रभाव जून से ज़्यादा देखने को मिलेगा। शुक्र आपके लग्न भाव में आएंगे तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो शुक्र महाराज का ही होगा। शुक्र का लग्न में आना भी अच्छा ही माना जाता है। शुक्र एक शुभ ग्रह है, जैसे कई बार आपने सुना होगा शुक्र लग्न में, बृहस्पति लग्न में कुंडली के कई दोषों को खत्म करते हैं, ये सत्यता है। अब कितने दोष होते हैं, वैसे अगर आप क्लासिक्स पढ़ने जाए बहुत दोष मिल जाते हैं, पर गिने चुने चीज़ें हैं जो काम करती हैं। तो कई दोष, या कहिए एक प्रकार से ऐसा नहीं होता कि पूरा जीवन सरल हो जाता है, आप सब कुछ बहुत, इसमें इसका तात्पर्य ये होता है कि प्रॉब्लम से लड़ने का एक अवसर मिलता है, या फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का रास्ता ऐसे ग्रह दिखा देते हैं। जैसे गुरु लग्न में है, ऐसे व्यक्ति को हमेशा प्रोटेक्शन मिलेगी, उसको प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन कहीं ना कहीं से रास्ता भी उसके लिए निकल जाता है। वैसे ही शुक्र का प्रभाव है, तो संपन्नता दिखाता है शुक्र का लग्न में आना। लक्ष्मी है, लक्ष्मी के कारक है, तो लक्ष्मी आती है घर में, लग्जूरियस चीज़ें बढ़ती हैं, ख्याति बढ़ती है, नाम बढ़ता है, ऐश्वर्य बढ़ता है। भोग का ग्रह है तो जीवन को एंजॉय व्यक्ति कर पाता है, लग्जूरियस चीज़ें घर में आती हैं, घर के लिए कुछ कर पाते हैं, लाइफ का स्तर बढ़ता है, लाइफस्टाइल बढ़ता है, बहुत अच्छा है। धन स्थान के स्वामी लग्न में अपने आप में दृष्टिकोण यही बनता है देखकर कि धन की वृद्धि होगी। और सप्तमेश का लग्न में आना ये राजयोग बनता है, क्योंकि केंद्र का स्वामी केंद्र में है, ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस में लाभ मिलेगा। और यहाँ से बैठकर शुक्र सप्तम को ही देखेंगे जो उनका ही राशि है, तो ये भी आपके लिए बहुत शुभतापूर्ण एक रिजल्ट दिख रहा है, क्योंकि शुक्र जो है वो सप्तम के स्वामी है, तो बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और ये फिर से विवाह का योग बना देते हैं, यानी कि अगर आप विवाह करने के इच्छुक थे और राहु गुरु का प्रभाव आ ही रहा है, तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। जिनको शादी करनी थी उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है। पर लेकिन किंतु परंतु शनि एक साइड पे है, सूर्य एक साइड पर है, तो ये पाप कर्तरी योग में आ गए, तो विवाह का योग बना रहे हैं, पर जो ऑलरेडी विवाहिक हैं उनके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पाप कर्तरी योग में शुक्र शनि का आना, शुक्र और सूर्य द्वारा, सूर्य और शनि द्वारा शुक्र का पाप कर्तरी योग बनना, यानी कि मैरिड लाइफ में बहुत ईगो क्लैशेस, वाणी के कारण प्रॉब्लम, एग्रेशन और इन-लॉज के कारण दिक्कतें आ सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। इसके साथ ही सूर्य सप्तम के स्वामी हैं, अपनी नाम पर, अपनी पहचान पर भी ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग यहाँ पे आपके इमेज को, आपके नाम को खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद बुध का गोचर होगा, और बुध अपनी ही राशि में जाकर बैठ जाएंगे मिथुन में, और ये होगा 6 जून को। बुध का अपनी राशि में आना अच्छा होता है, तीसरे घर में आना अच्छा होता है, और यहाँ पे बुध और गुरु का मिलन हो गया। वैसे इन दोनों की जोड़ी क्या है ना, दोनों ही ज्ञान की कारक है, लेकिन इनकी प्रकृति बहुत अलग है। बुध जो है वो बुकिश नॉलेज होती है, गुरु प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। बुध लिखा पढ़ी है, सब कुछ है, बुक्स है, लेकिन बृहस्पति तो बृहद ज्ञान है, तो इन दोनों की बहुत बनती नहीं है। लेकिन फिर भी इनका तीसरे घर में आना स्किल्स के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, ज्ञान वृद्धि के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ से दोनों ही मिलकर भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य, पराक्रम और बुद्धिमता, ज्ञान, इन सब का मिलन बहुत अच्छा है, यानी कि आपको इन सब चीज़ों का साथ मिलेगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। राहु की दृष्टि का प्रभाव भी है, और बुध जो है वो छठे घर के स्वामी है और तीसरे घर के स्वामी है, तो राहु का 2 उपचय स्थानों के
स्वामियों पर प्रभाव और राहु खुद उपचय भाव में बैठे हैं। बहुत तेज गति से जीवन आगे बढ़ेगा। कई अटके हुए काम, कई रुके हुए कार्य यहाँ पे आपके पूर्ण हो जाएंगे। बस एक बात, एक चीज का ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा, सूर्य दूसरे घर में है, बुध गुरु तीसरे घर में है। बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर देंगे आप, तो अपने बोलने पर, अपने बोलने के तरीके पर थोड़ा सा अगर आप संयम रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हिम्मत बहुत बढ़ेगी, मेहनत बहुत बढ़ेगी और एक प्रकार से हर एरिया में, बिजनेस हो, करियर हो, सब में ही इसका आपको एक अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। 10वें से छठे में है, बहुत कॉम्पिटिटिव, बहुत कॉन्फिडेंट आप अपने कार्य क्षेत्र में फील करेंगे। सप्तम से त्रिकोण में है, तो बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके, भाग्य का साथ और नए नए आइडियाज, प्रोडक्टिव आइडियाज आपको प्राप्त होंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा योग आपके लिए बन रहा है। इसके बाद 7 जून को होगा गोचर, वो होगा मंगल का। लग्नेश है तो इंपॉर्टेंट है, वैसे भी इंपॉर्टेंट ही होते हैं मंगल। तो मंगल आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और ये अंगारक दोष बन जाएगा। अब ये फिर से लव लाइफ के लिए तो अच्छा नहीं है। तो जो रिलेशनशिप में है उनके लिए तो मई से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी जब केतु आए थे, और अब मंगल ने आकर जब अंगारक दोष बना दिया तो और भी दिक्कत होगी। इसका अच्छा इंपैक्ट और बुरा इंपैक्ट दोनों होता है। अच्छा ये होता है, मंगल केतु पंचम में दृष्टिकोण को बदलते हैं। धन प्राप्ति में अगर कुछ बदलाव करने हैं, कुछ नया आपको काम स्टार्ट करना है, उसके लिए अच्छा है। मंगल केतु जहाँ कई कई जगह पे ना, जैसे लिखा होता है शास्त्र में कि मंगल केतु जैसे हैं या केतु मंगल जैसे हैं, केतुवद मंगल और राहुवद शनि। इसका मतलब ये नहीं होता हर जगह पे वो एक समान होते हैं, लेकिन कुछ कुछ उनके एक जो कारकत्व हो मैच होते हैं। तो मंगल केतु जब साथ में बैठते हैं तो व्यक्ति अगर बहुत टाइम से कुछ बदलाव करने का प्रयास कर रहा होता है, इन दोनों की युति उसको वो बदलाव करने पर विवश करती है और कहीं ना कहीं वो कंफर्ट जोन से निकालती है, तो ये अच्छा है। लेकिन अंगारक दोष का पंचम में होना, एक तो मैंने लव लाइफ के लिए बुरा बताया, दूसरा एग्रेशन, बहुत बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि पंचम भाव में भी और लग्नेश भी है मंगल, तो एग्रेशन बहुत खतरनाक आपको आएगा और उससे आपको बहुत ज्यादा बच के रहना है, बहुत ज्यादा आपको केयरफुल रहना है। मंगल का एक प्रभाव अष्टम पर भी होगा जो उनकी खुद की राशि है। अब क्योंकि लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं और 11वें घर को भी देख रहे हैं, तो ये कनेक्शन फिर से बड़ी धन प्राप्ति की ओर इशारा दिख रहा है। और मंगल का अष्टम पे प्रभाव जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का स्थान होता है, फिर से दिखा रहा है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचनी है, खरीदनी है, वहां पे कुछ खरीदना है या कुछ कंस्ट्रक्ट कराना है, उसके योग यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ बन जाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है। मंगल केतु पंचम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, कोई स्ट्रीम चेंज करने के लिए, कुछ बड़े कदम उठाने के लिए बहुत अच्छा है। मंगल का प्रभाव 11वें पे है जहाँ पे राहु बैठे हैं। फिर से कहूँगा लालच से बचिएगा, बहुत कुछ ज़्यादा प्राप्त करने के चक्कर में जो है उससे भी हाथ खो बैठते हैं, कभी कभी ऐसा देखा जाता है। गुस्सा, लालच और भ्रम, ये सारी ही चीज़ें बहुत बढ़ेंगी। और मंगल की एक दृष्टि 12वें घर पर भी होगी, शनि जहाँ बैठे हैं। ये खर्चे थोड़े बढ़ते हुए दिखा रहे हैं और सेहत पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। जितना हो सके सेहत पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन क्योंकि 10वें से अष्टम में मंगल केतु हैं, दो ग्रह ऐसे जो चेंजेस ला सकते हैं, और मंगल का प्रभाव 12वें पे है जहाँ पे 10वें घर के स्वामी बैठे हैं। तो विदेश में जॉब ढूंढनी हो या जॉब चेंज करनी हो, ये मंगल का गोचर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देकर जाएगा। इसके बाद एक और गोचर होगा, वो होगा 15 जून को, वो होगा सूर्य महाराज का। सूर्य फिर से राशि बदलेंगे और गुरु के साथ आकर विराजमान हो जाएंगे, गुरु के साथ उनकी युति हो जाएगी। ये भी अच्छा है एक प्रकार से, क्योंकि सूर्य गुरु मित्र ग्रह है। और अगर देखें तो यहाँ पे नव पंचम के स्वामी साथ में बैठ गए, यानी कि 2 लक्ष्मी स्थानों के स्वामी यहाँ पर साथ में बैठ गए। ये बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। पराक्रम हो, बल हो, शौर्य हो, सब में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। इतने सारे ग्रह मिलकर जब नवम भाव को देखेंगे तो घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना हो, किसी धार्मिक जगह पर जाना हो या कुछ बड़ा करना हो, सब में साथ मिलेगा। भाग्य बहुत आपको प्रबलता से आपका साथ देने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। 10वें से छठे में है, कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी जा सकती है। कार्यभार बहुत बढ़ेगा कार्य क्षेत्र में, लेकिन बहुत अच्छा काम करने का आपको अवसर मिलेगा। और गुरु सूर्य की जो युति होती है, गुरु जहां पर भाग्य है, सूर्य प्रतिष्ठा है, और तीसरे घर में यानी कि जो आपने सीखा हुआ है, किया हुआ, जो आपके स्किल्स हैं, आपका जो काम है, आपकी जो मेहनत है, उसके कारण ही आपको बहुत कुछ अच्छा प्राप्त होने वाला है। तो ये भी बहुत श्रेष्ठ आपके लिए दिख रहा है। यहाँ पे राहु की दृष्टि है और पंचम के स्वामी है सूर्य और नवम के स्वामी है गुरु। तो ये विदेश से आपको अचानक से कोई लाभ दिला सकता है, या फिर आपको अचानक से कोई अनकन्वेंशनल तरीके से कुछ लाभ मिल सकता है। इसका भी आपको बहुत फायदा उठाना है।
22 जून को फिर से एक गोचर होगा। बुध तो अपनी नॉर्मल गति पे वापस आ चुके हैं, तो वो हर 2 हफ्ते में राशि बदल लेते हैं। तो बुध फिर से राशि बदलेंगे और वो आपके चौथे घर में यानी कि कर्क में आकर बैठ जाएंगे। ये ठीक है, चौथे घर के बुध कोई बहुत बुरे नहीं माने जाते। आपके उपचय भावों के स्वामी हैं। छठे घर के स्वामी का चौथे घर में आना यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी का केस आदि चल रहा है उसको सॉल्व करने में, और बुध हैं तो कॉम्प्रोमाइज सॉल्व करने में मदद मिलेगा। और क्योंकि बुध चौथे से 12वें घर के स्वामी हैं तो प्रॉपर्टी बेचनी है उसमें भी मदद मिलेगी। और बुध शनि से त्रिकोण में है, तो यानी कि एक गहनता, एक मैच्योरिटी, चीज़ों का दृष्टिकोण, चीज़ों को समझने का जो प्रभाव है वो आपके बदलता जाएगा। और यहाँ से बुध आपके 10वें घर को भी देखेंगे, और बुध 2 उपचय भावों के स्वामी हैं, यानी कि कार्य कुशलता, संकल्प शक्ति और करियर में आगे बढ़ने का मौका सब मिलेगा। करियर में बुद्धिमत्ता, करियर में नॉलेज और करियर में क्रिएटिविटी सब कुछ बढ़ने वाली है। तो ये बुध का प्रभाव भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये जून का महीना भी आपके लिए अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है। सेहत वाइज यही कहूँगा, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको नेत्र विकार है, जिनको हार्मोनल इश्यूज हैं और जिनको पेट के रोग है, पेट के रोग तो यहाँ पे ही बहुत बढ़ेंगे। एसिडिटी भयंकर रहेगी आपको जून के महीने में, तो इन सब परेशानियों से थोड़ा सा बचने की कोशिश करिएगा। वरना अदरवाइज तो देखा जाए ये महीना आपका बहुत अच्छा है। जून के अंत में एक गोचर होगा शुक्र का, पर वो होगा 29 या 30 जून के आसपास, तो इस महीने ज़्यादा प्रभाव रहेगा नहीं। तो जब आगे त्रिमासिक बनाऊंगा तो उसमें उसको इंक्लूड करने का मैं प्रयास करूंगा। तो ये 3 महीने का जो एक प्रभाव दिख रहा है आपके लिए, ये लग रहा है कि काफ़ी हद तक चीज़ें आपके लिए अच्छी ही जाएंगी। धीरे धीरे करके वो जो ग्रहण हुए थे मार्च में, इतने सारे ग्रहों का प्रभाव हुआ था, उनसे निकलने का भी आपको मौका मिलेगा। तो ये त्रिमासिक राशिफल अवश्य मैं समझता हूँ आपको काम आएगा। अब उपाय देख लेते हैं। अब उपाय की बात कर लेते हैं। इन 3 महीनों के लिए आपको 3 उपाय करने हैं और एक एक बार ही करने हैं। सबसे पहले घर में सूजी का या आटे का हलवा बनाइएगा, जिसमें आपको इलायची का और गुलाब जल का उपयोग करना है। बनने के बाद हनुमान, ये घर में भी उपाय कर सकते हैं, मंदिर जाके करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ है। हनुमान जी को गुलाब के पुष्प अर्पण कीजिएगा, बताशों का भी भोग लगाइएगा, और जो हलवा बनाए हैं उसका भोग लगाइएगा। 2 घी के दिए और 2 चमेली के तेल के दिए अर्पण कीजिएगा। फिर वहाँ पर बैठकर मंगल देवता का एक मंत्र है, ओम भूमि पुत्राय नमः, इसका आपको जाप करना है 108 बार। और फिर हनुमान जी का एक मंत्र है, ओम रुद्र स्वरूपाय नमः, जो रुद्र के ही एक स्वरूप हैं, यानी कि महादेव के ही एक स्वरूप है, इसका मतलब यही होता है। तो ओम रुद्र स्वरूपाय नमः, इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। दूसरा उपाय है, आपको खीर बनानी है, जिसमें आपको फिर से गुलाब जल का उपयोग करना है। महादेव के मंदिर जाकर आपको गंगा जल से अभिषेक करना है, चंदन का विलेपन करना है महादेव पर, और खीर का भोग लगाना है, और एक घी का दिया अर्पण करना है, और कुछ फलों का भोग भी लगाना है। फिर वहीं पर बैठकर आपको ओम विश्वेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और गुड़ का दान आपको किसी भी गौशाला में करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके लिए जो 3 महीने का कालखंड है ये अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।